हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 जो है तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतु से वस्त्र कैसे बनाते हैं, वो तंतु से वस्त्र तक का सफ़र कैसा रहा, ये सारे को हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हम वस्त्र पहनते हैं वो उसका सफ़र क्या था, वो कैसे बनता है, वो तैयार कैसे होता है, ये सारे को इस चैप्टर में हम बारी बारी से देखेंगे। टॉपिक स्टार्ट होता है पहेली और बूझो ने। पहेली और बूझो दो लड़कियां हैं, वो अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वो अपने स्कूल में आयोजित चैप्टर है पहेली और बूझो अपने स्कूल में आयोजित एक विज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतती है। वो विद्यालय जाती है और एक विज्ञान का प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता होता है जिसमें प्रश्न और उत्तर का ये दिया जाता है, उसमें वो क्या करती है, पुरस्कार जीती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जीतने के बाद, और वो पुरस्कार में उन लोगों को कुछ राशि मिलता है, जिससे वो क्या सोचती है कि चलो आज मुझे पुरस्कार की जो राशि मिली है उसे मैं अपने माता पिता के लिए कुछ बस खरीद लेती हूँ, कुछ बस खरीदने का निश्चय कर लेती है। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में पड़ जाती है। जब वो कपड़े की दुकान पे जाती है और दुकानदार से बोलती है कि कपड़ा दिखाइए, तो दुकानदार अनेक अनेक प्रकार की कपड़ा दिखाते हैं, जैसे सूती दिखाता है, रेशम का कपड़ा दिखाता है, ऊनी दिखाता है, संश्लेषित कपड़े दिखाते हैं, रेयॉन वगैरह के बने कपड़े को दिखाते हैं, पॉलिस्टर दिखाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा इस तरह ये देखते हैं कि इतनी सारे कपड़े में विविधता पाई जाती है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो सोच नहीं पाती कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती होते हैं। दुकानदार उसको बोलता है कि कुछ जो कपड़े हैं वो सूती हैं और कुछ संश्लेषित यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। उसके पास ऊनी मफलर भी है और शॉल भी है। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी, और दुकान में बहुत सी ऐसी साड़ियाँ जो रेशम से बना हुआ। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी, और पहेली और बूझो थी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनको प्राइज़ मिला था और वो अपने माता पिता के लिए कुछ लेना चाहती थी। अब इस कन्फ्यूजन में उन्होंने फिर भी कुछ खरीद ही लिया। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उनको छुआ और छू को देखा कि वो बहुत सॉफ्ट हैं या रुखड़े हैं या कैसे हैं। उसके बाद वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा की कि सूती कपड़े कैसे होते हैं, ऊन कैसा होता है। और उनको जानकारी इकट्ठा करने के बाद अंत में उन्होंने ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीद लिया। और क्या किया, एक ऊनी मफलर और सूती साड़ी खरीदा। कपड़े की दुकान की भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। अब वो जब वहाँ से दुकान से खरीद के लिखी तो वो सोचने लगी, यार इतने सारे कपड़े की वैरायटी है, यानी जो चीज़ भी हम लोग के आसपास है क्या वो भी किसी ना किसी तरीके से बना हुआ, आखिर इसमें कौन सा फैब्रिक, इसमें कौन सा कपड़े का यूज हुआ। ऐसे उनके दिमाग में क्वेश्चन आने लगे। बच्चे क्या होते हैं, खुरपाती दिमाग होते हैं, उनके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आने लगे। और फिर अब वो अपने आसपास की हर चीज़ों को देखने लगी। वो देखी कि बेडशीट जो बिस्तर पर बिछाने वाला चादर है क्या वो भी एक कपड़े से बना है। कंबल जो है, पर्दा, मेज तौलिया, झारन, डस्टर वगैरह आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ये सारा सोचने लगी, क्या ये सारा कपड़ा से ही बना है। यहाँ तक कि उनके पास बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने। सोचने की जो मेरे पास बोरा है, जो हम बैग यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी किसी ना किसी ये वस्त्र से बना हो, कोई ना कोई कपड़ा यूज हुआ है। इन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित कृत्रिम के रूप में की, और ये सबको पहचानना शुरू की। बोले कि कुछ वस्त्र जो है वो सूती हैं, कुछ वस्त्र ऊनी है, तो कुछ वस्त्र रेशमी है अथवा कुछ संश्लेषित यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल तंतु को तैयार करके, धागा तैयार करके जो बनाया जाता है वह है। क्या आप इन वस्त्रों से कुछ पहचान कर सकते हैं, क्या आप इन वस्त्रों का कुछ पहचान कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप फर्स्ट में दिया गया कि वस्त्रों में विविधता, कि वस्त्र में कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं, वस्त्र अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं। अपने पास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। पहले जाइए अपने पास, अगर आपके आसपास कोई दर्जी का दुकान है तो उसके पास चले जाइए, और उसके पास कोई बचा हुआ कतरन होगा उसको एकत्र कर लीजिए। और प्रत्येक कपड़े का क्या करिए कि जो भी कतरन आप लेके आते हैं अलग अलग प्रकार का, सबको टच करिए और उसको मतलब एक फाइल टाइप का बना सकते हैं और उसमें रखते जाइए, और उस पर मेंशन करिए कि वो कौन सा कपड़ा। अगर दिक्कत होता है तो दर्जी की सहायता से पूछिए, स्पर्श के अनुभव से बताइए। अगर कपड़ा सूती है तो उसके बगल में कपड़ा को टिक करके सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित लेबल लगाने का प्रयास कीजिए, और सबके बगल में लेबल लगा दीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बांधते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं। आप एकदम ऑब्वियसली हम जानना चाहते हैं कि जो कपड़े हैं वो किस तरीके से बनता है। आप किसी कपड़े के अवलोकन करते हैं। आप कोई कपड़ा जब खरीदते हैं तो क्या आप उसको ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो कपड़ा बना कैसे है, उसमें कौन सा तंतु यूज हुआ, कौन धागा यूज हुआ, आखिर वो वस्त्र कौन सा फैब्रिक है, जो सूती है कि रेयॉन है कि ऊन है।
वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखेगा। और अब उस टुकड़े को लीजिए और उसको ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, बारीकी से। आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो एक पतली पतली धागा से बुनकर, धागों को बुनकर बनाया गया है। सूती कपड़ों का वह टुकड़ा चुनिए जिसे आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। सूती कपड़ा लीजिए जो ना आपने क्रिया, उसके एक सिरों को कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करिए। धागा या तेगा, कर्नल में हम देखते हैं जब भी कटिंग करते हैं कपड़ा का, जब ऐसे कटिंग होता है तो ऐसे ऐसे पतला पतला रेसा निकला, उसको खींचिए और बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा ना दिखाई दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप धागा को बाहर खींच सकते हैं। हम देखते हैं कि धागा एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है या तागे से। ये तागे किससे बनते हैं? हम देखें क्या कि जो धागा है वो धागा को एकदम पतला 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 पतला, जो धागा है तागा, जिसको धागा या तागा बोलते, उसको पतला 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 ऐसे जोड़ते गए हैं तो ये क्या तैयार हो गया है? वस्त्र का एक टुकड़ा बन गया है। ऐसे करके बहुत बड़े बड़े वस्त्र बनाए गए और वस्त्र को सिलकर हम अपने लिए कपड़े बनाते हैं, तैयार किए गए हैं। तो आखिर ये तो तागा है, ये जो पतला तागा, ये किससे बना हुआ है? आखिर ये तागा भी तो किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ। अब गुज्जू और पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये तागा बना किससे है। तो अब तागा की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है तंतु। तो तागा बना किससे है? तो तागा बना हुआ है तंतु। तंतु, अब देखते हैं कि तंतु क्या होता है। एक कड़क सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। अब ये तागा को बाहर निकालिए और इस तागे के टुकड़े को मेज पर रख दीजिए। और तागा को क्या करिए? मेज पर रख दीजिए। इस तागे के टुकड़े के सिर पे अंगूठी से दबाइए, एक तरफ दबाइए और इसको ऐसे घसीए। धागे की दूसरी ओर इसकी लंबाई को अनुदेश 3.1 में दिखाए गए अनुसार नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विघटित हो जाती है? आप देखेंगे कि जो तागा है वो पतला पतला, जैसे ये दिखाया कि तक पकड़ लिया, इसको देखिए तागे पतले पतले तंतुओं में विघटित हो जाए। अक्सर आप जब घर पे अगर मम्मी या ऐसे भी आप ट्राई करते होंगे सुई में धागा लगाने के लिए, तो जो धागा है वो ऐसे तीन मुंह में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि सुई में धागा लगाए। ये तो ऐसे ये जो अलग अलग बटी हुई है इसको ध्यान से देखिए, यानी तागा पतली लड़ियों में विघटित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? सुई में तागा पिरोने डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा प्रक्षेपण किया होगा। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, नहीं देखा तो अब इस समय जब भी आप सुई में धागा लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। कई बार तागे को सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। अब देखिएगा कि जो तागा है उसकी जो सिरा है वो पतली पतली लड़ियों में पृथक। ऐसा होने पर तागा को सुई से नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे को यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी अत्यधिक पतले लड़ियों से मिलकर बनी होती है। जो तागा दिखाई वो भी एकदम पतले पतले लड़ियों से होकर बनी होती है, अत्यधिक पतली लड़ियाँ से मिलकर बनी होती है, जिन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं। यानी तंतु एकदम पतली लड़ियाँ होती है। तंतु से मिलकर क्या बना है? तागा। और तागा से मिलकर तागा यानी धागा, धागा से क्या बनता है? वस्त्र। इसको बुनकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन करते हैं कि वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। अब तागा जो है, ये पता चल गया कि तागा जो है वो किससे बना है? तंतु से। तो अब ये बताइए कि ये तंतु कहाँ से आते? एक और दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर ये तंतु आते कहाँ से हैं। तो अब हम इस तंतु कहाँ से आते कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशम, ऊनी के तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो तंतु होते हैं वो दो तरीके से प्राप्त, कुछ तो जंतु से प्राप्त होते हैं और कुछ पादप यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक तंतु हैं, यानी प्राकृतिक के द्वारा डायरेक्ट मिलते हैं। जैसे पेड़ पौधे से मिलते हैं तो प्राकृतिक है। रुई तथा कृति पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं, तंतुओं के उदाहरण सॉरी। रुई जो होता है पेड़ से मिलता है, जूट भी पादप से ही पेड़ से प्राप्त होता है, ये तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ऊन और जो रेशम है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो है भेड़ अथवा बकरी की कृत्रित ऊन से प्राप्त होती है। जो भेड़ और बकरी के ऊपर जो लंबे लंबे रोए होते हैं भेड़ के ऊपर, उससे ही क्या बनता है? ऊन बनता है। अक्सर सुने होंगे कि जो ऊन होता है वो ऊन किसे? भेड़ के रोए से बनता है। बहुत सारी पश्मीना जो सॉल वगैरह होती है वो कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है उससे बनता है। इसे खरगोश, याक अथवा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किए जाते हैं। खरगोश के बाल से, याक और ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किए जाते हैं। रेशमी तंतु जो होती है वो रेशम सुने होंगे कि रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त किए, उसके कोकून से खींचकर बनाया जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। पहले वस्त्र निर्माण सिर्फ प्राकृतिक पे ही डिपेंड था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसी रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वे तंतुओं का निर्माण किए जाने लगा। लेकिन पिछले 100 वर्षों से
कि अगर पादप नहीं मिल पाता है, जंतु नहीं मिल पाते, तो भी हम वस्त्र को बना सकते हैं। और ऐसे वस्त्रों को बनाने के लिए उसे संश्लेषित तंतु यानी कृत्रिम तंतु कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल, जो किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, ना ही किसी पादप पे ना ही जंतु पर डिपेंड होके खुद ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया, उसको ही हम लोग संश्लेषित तंतु या आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। पॉलिस्टर वगैरह, नायलॉन वगैरह और एक्रिलिक संश्लेषित, ये सारा एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। एक यहाँ पे ये पुराना टाइप का वस्त्र दिख रहा है। बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा था। बूझो देखा था कि कुछ ये वस्तुएं संग्रहालय में मिलती, उन्हें योद्धा पहनते। वह जानना चाहता है कि क्या ये किसी प्रकार की तंतु से बने हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये तंतु से बना है। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ पादप तंतु। हमने देखा कि जो तंतु है वो किससे प्राप्त हो रहा था। तंतु जो है वो पादप और जंतु से प्राप्त हो रहा था। तो पादप से कौन कौन से तंतु प्राप्त होती है, तो कुछ वही पादप तंतु को सबसे पहले हम देखते हैं, जिसमें पहला है रुई। रुई आपने अक्सर सुना होगा। रुई, रुई से किसका, रुई का यूजेस कहाँ कहाँ है, तो रुई का यूज़ हम गद्दा बनाने में, गद्दा बनाने में, तकिया बनाने में, रजाई बनाने में आदि में यूज़ करते हैं। इवन तेल के लैंप, बत्ती बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। और अब चलते हैं हम रुई के बारे में। क्या आपने कभी तेल के लैंप में बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आप उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकिया में भी किया जाता है। तेल का जब भी लैंप की हम बात करें तो जब भी दिया जलाया जाता है पूजा पाठ में, खास करके जो दिया जलाया जाता है उसमें जो बत्ती का यूज़ होता है वो अक्सर कॉटन का ही यूज़ किया जाता है। आप अपने पूरे जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में कॉटन का बहुत बार उपयोग करते होंगे। कटे फटे जले पे पोंछने के लिए भी कॉटन का यूज़ करते हैं। गद्दे, रजाई, तकिया में तो आप लोग देखते ही होंगे। साथ ही जब मम्मी घर पे अगर पूजा करती है, आप स्वयं ही पूजा करते होंगे, तो जब भी आप दीप जलाने जाते हैं तो एक रुई की बनी बाती को लेते हैं। या तो रुई को आप पतला हाथों से ऐसे खींचते जाते हैं और एक लंबी सी बना लेते हैं और इसको फिर घी या तेल में डाल के इसको जलाते हैं। कुछ रुई लीजिए, उसे खींचकर पृथक कीजिए। कुछ रुई लेना, उसको अलग कर देना, किनारों को ध्यान से रखिए और आप प्रक्षेपण कीजिए। क्या ये छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी है, जिन्हें आप देख रहे हैं कि इसमें छोटी छोटी पतली पतली लड़ियाँ, उसको आप ध्यान से देखिए। कॉटन लेने का उसमें लड़ियाँ, ये कपास तंतु से बनी होती है। ये किससे बना हुआ, तो ये कपास का तंतु है। यानी अब यही कपास का तंतु है, कपास, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पादप से यानी पेड़ से प्राप्त होता है, तंतुओं से बना है। रुई कहाँ से आती है, यह खेतों में उगाया जाता है। रुई का क्वेश्चन है कि रुई कहाँ से आती है, तो ये पादप यानी पेड़ पौधे, यानी इसको कहाँ से लाते होंगे, तो ये खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली हो। यानी जो कपास की खेती होती है, जैसे धान वगैरह की खेती जलोढ़ मिट्टी पे बहुत अच्छी होती है, उसी तरह कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी पे होती है। काली मिट्टी पे होती है और काली मिट्टी और उसकी जो जलवायु होनी चाहिए वहाँ की उष्ण होती है। ये भारत में बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और वहाँ ही कपास बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या आप ऐसा कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? एकदम अवश्य, वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात। ये सारे जगहों पे कपास की खेती बहुत बड़े स्तर पे की जाती है क्योंकि जो महाराष्ट्र का पूरा एरिया है काली मिट्टी के क्षेत्र में आता है। कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप की होती है। जो पेड़ होता है उसमें छोटे छोटे गोल गोल नींबू की तरह फल लगते हैं और पूर्ण परिपक्व होने के बाद जब वो फल पक जाते हैं तो वो दोनों अलग अलग फूट जाते हैं, खुल जाते हैं और कपास तंतुओं से ढके ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आप ऐसा खेत देखे हैं? अगर आप देखे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और कपास चुनने जाने के लिए तैयारी हो चुका होता है। जब वे फूट जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अब कपास जाने के लिए तैयार। इस समय खेत कपास के परिफूल रवों से इतना श्वेत हो जाता है कि जैसा कि हीम ने ढाल लिया है। इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है कपास का। देखिए खेत में कैसा पिक्चर दिखाया है कि पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट ढका हुआ फिल और ये बीज से फूट गया। अक्सर हम लोग हवा वगैरह में देखते होंगे कि एक छोटा सा बीज लिए उड़ते रहता होगा, वो सारा ही कपास का फूल। कपास पादप के खेत में होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए कपास को कैसे ओटा जा रहा है। यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ, साधारणतः इन कपासों को बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा वो बॉल लाते हैं और उसको धीरे धीरे हाथ से अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन या पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं और अलग अलग उसको कंतन से अलग करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कपास ओटना के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा और प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए
ये व्यक्ति जो है वो कपास को ओट रहा है, कैसे उसको अलग छांट रहा है, यानी बीज उसको छांट के और उसमें से रुई को अलग कर रहा होगा। और नेक्स्ट है, पहला हम लोग ने देखा पादप में कौन, रुई, और दूसरा देखेंगे जूट, पटसन। पटसन का यूज हम लोग, जूट का यूज बोरा बनाने में, मोटा मोटा जो चट्टी वगैरह बनता है उसमें यूज करते हैं। पटसन जो होता है तंतु, पटसन पादप एक ये वृक्ष होता है पादप, पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। ये जो वृक्ष का तना वो क्या था, वृक्ष का फल था, फल से, और ये जो टहनियाँ होती है पादप, टहनी से ही ये प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, और भारत में इसकी खेती होती है, और वर्षा ऋतु जो शुरू होता है तब इसकी खेती होती है। भारत में पटसन का प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार और असम राज्य में उगाया जाता है। पहले पश्चिम, जब कोलकाता, बांग्लादेश हमारे देश में था, जब अलग नहीं हुआ था, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यानी पूरे बंगाल के एरिया में काफ़ी बड़े स्तर पर पटसन की खेती की जाती थी। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब ये फूल लगने लगती तब इसमें काटना शुरू करते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिन तक क्या किया जाता है, जल में डुबोकर छोड़ दिया जाता है। तने को काटा और काटने के बाद उसको जल में डुबा के छोड़ देता है। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, पटसन को, ये पेड़ है, इस पेड़ की टहनी को काट लिया जाता है, तना को काट के इसको पानी में डुबो को सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया। जब ये सड़ गल जाता है बहुत दिन के बाद, तो इसको धीरे धीरे हाथ से खींचकर अलग किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। और ऐसा कैसे किया जाता, और वस्त्र बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे तंतुओं को तागों में परिवर्तित करते हैं। अब तागा को कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखना कि तागा कैसे बनाएंगे। सूती तागे की कताई, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप सूती तागा खुद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे एवं तर्जनी के बीच रुई चुटकी भर भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसों को लगातार ऐंठते रहिए। आप देखेंगे कि तागा बना सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे वो तागा बन रहा है। रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसों को खींच कर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते और तागा बन जाते। कताई के लिए एक सरल युक्ति, हस्त तकुआ का उपयोग भी किया जाता है। कताई के लिए, कताई क्या है, यानी कताई की प्रक्रिया क्या, ऐसी प्रक्रिया जिससे हम तागा बनाते हैं, और इसके लिए एक हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। हस्त तकुआ, उसका तकली। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे का उपयोग, आप सबको पता होगा कि चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। इन्होंने लोगों को हाथ कत्ते तागों से बुनकर वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन को मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन्होंने क्या बोला था कि आप हाथ से बने तागों के वस्त्र को पहनिए, ब्रिटेन में जो बन रहा है वस्तु उसको बहिष्कार कीजिए, आयात हो रहा है उसको बहिष्कार कीजिए, और अपने देश के को प्रोत्साहित कीजिए, अपने देश को, वस्त्र को। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए इससे जो तागों से वो खादी बनता है। और 1956 में एक बड़ी संगठन का निर्माण किया गया जिसे खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग कहते हैं। अभी हाल फिलहाल खादी और ग्रामो उद्योग के तर्ज पर पूरे स्टेट में, पूरे कई डिस्ट्रिक्टों में भी खादी मॉल को खोला जा रहा है और खादी को बहुत बड़े स्तर पर बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर के साथ इसको बेचा भी जा रहा है अभी। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। और जब तगाई तक बन गया, अब तागों का उपयोग हम किस में करेंगे, अब वस्त्र बनाएंगे। तागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, इसके दो प्रमुख विधियाँ बुनाई तथा बंधाई है। सबसे पहले इसको बुनाई। अब घर में भी देखते होंगे कि मम्मी ऊन लेके आती है। ऊन किसका काम करता है, वो तागा का काम करता है, और फिर उसको धीरे धीरे वो कांटा पे या ऊन पे धीरे धीरे बुनते जाती है और बुन के एक वस्त्र तैयार कर लेती है। अगर आप गांव में या कहीं ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ कपड़ों का बुनाई होता है, तब देखे होंगे कि शॉल कैसे बुनता है, एक मशीन के द्वारा शॉल को बुनता है, यानी हाथ से भी बुना जा सकता है। ध्यान दिया होगा कि वस्त्र को धागे दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की बुनाई यानी वेविंग, इसको इंग्लिश में वेविंग कहते हैं, कि प्रक्रिया। कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। आप बुनते होंगे, आप दौरी वगैरह बुनते हुए देखे हैं घर गाँव में कि लोग दौरी को ऐसे बुनते, उसी तरह कपड़ों का भी बुनाई होता है। विभिन्न रंगों की दो कागज का सीट ले लीजिए, दोनों की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई लंबे के ले लीजिए वर्गाकार, आधा आधा मोड़िए और इस सीटों को अनुसार देखिए कि कैसे बुनना। सीटों को खींचकर उसको एक दूसरे में जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे इच्छा में देखिए, इस पतला लीजिए, ग्रीन और रेड, देखिए दोनों को आप जोड़िएगा तो एक पट्टी टाइप का बनते जा रहा है।
पश्चात पट्टियों को बनने के पश्चात इसी ढंग से धागों को 2 सेटों में बुनकर वस्त्र बनाया जाता है। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर होता है। करघे या तो हस्त प्रचलित अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। करघा क्या होता है? या तो हस्त से बनाता है। पढ़ के देखिए ये कैसे हथकरघा है। यहाँ वस्त्र का बिनाई किया जा रहा है, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ये ध्यान देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? मैंने अभी जस्ट बात किया। तो स्वेटर बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का प्रयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को तागे को खींच कर देखा है? क्या आपने कभी मोजे या वस्तुओं को, अन्य पहने हुए वस्तुओं को देखा है? आप देखिएगा कि जब भी उसका यूज़ करते हैं तो एक तागा, रुई या जो भी हम ऊन वगैरह पहनते हैं उसका एक तागा खींचेंगे तो पूरा वो कपड़ा ही खुल जाता है। बुनाई तथा मशीनों से दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल में तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म तथा सूमर से अपनी शरीर को ढकते थे। प्राचीन काल में लोग क्या थे कि बड़ी बड़ी वृक्षों के छाल या पत्तियों से, या तो जो भी जानवर होते उसके छाल से अपने बदन को या अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आराम करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घासों को बुनकर चटाइयों और डालियों को टोकरियों बनाना सीखा। लताएं जंतुओं की ऊन अथवा बोलों को आपस में ऐंठने देकर लंबी लड़ियां बनाई गई और धीरे धीरे उन्होंने बूटना सा किया। लताएं को बोड़कर एक लंबी उनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु बनाया जाता है। कपास गोलक, इसको भी देखते हैं इस चित्र को। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती है। उन दिनों में लोगों की सिलाई करना नहीं आता था। कुछ समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की इस सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत विभिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी या धोती और लुंगी आदियों का यूज़ बिना सिले वस्त्रों के उपयोग में किया। इस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन अत्यधिक विविधता देखने में मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, कपास का गोलक ओटना और उसे रेसे बनता है, फिर कताई करके उसके तागा बनते हैं और तागा को बुनाई और बंधाई द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है, तागा बनता है। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई आदि के द्वारा। सारांश में क्या दिया कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्र में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर आदि का यूज करते हैं। वस्त्र तागा से बनते हैं जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते या तो संश्लेषित होते हैं। रेशम, ऊन, जूट और कुछ प्राकृतिक तंतु, जबकि नॉयलन प्राकृतिक तंतु उदाहरण है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को तय करते हैं। तागा बुनाई दो प्रकार से होती है जिन्हें वस्त्र बनते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ और चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? ये अभ्यास प्रश्न, आप इसको करने का प्रयास करिएगा एक बार घर पे कि कैसे कैसे इस प्रश्न को करना है और क्या क्या इस प्रश्न में है। तंतु से वस्त्र, अब आपको समझ में आ गया कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वो बना कैसे है। वैसे तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो अभी टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं या अन्य स्टूडेंट जो टीचिंग पेपर देने वाले उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को एक बार देखिए, फिर बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर जो अभ्यास प्रश्न है उसको देखिए। मैं इसका शॉर्ट नोट एक बार ज़रूर डालूंगी कि पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, और इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी मैं बारी बारी से कराऊंगी। जैसे क्लास 6 का मैंने पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में डाला, उसमें ज़्यादा नहीं था, और 2 का भी मैं डाल दूँगी और सारे वीडियो को मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। आप लोग बारी बारी से देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।